पिछले 12 वर्षों में आपने कई राजनीतिक मंचों से हिंदू एकजुटता की बात सुनी होगी, लेकिन क्या ये महज बातें हैं या फिर मंचों से दिए जाने वाली कही गई केवल एक मिसाल? बीते दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर मौजूद रहे, तब वहां पर जो ऐतिहासिक मंदिर दिखाई दिया, जिसकी चर्चा एक बार फिर से होती हुई नजर आई, उसके बाद में ये कहा जा रहा है और सवाल किया जा रहा है, आखिरकार सनातन संस्कृति का इतिहास कहां तक रहा है और कितना रहा है। पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भूमि पर पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता की आस्था और समर्पण से भरी एक पवित्र यात्रा 9 दिन पार कर चुकी है। महादेव के 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। करीब 4000 से ज्यादा पुरानी सनातन सभ्यता अपने सतत सफर पर है। वो सभ्यता जिसने सैकड़ों प्रहार सहे, वो संस्कृति जिसे मिटाने की बारंबार साजिशें हुई, वो सनातन दर्शन जिसने मानवता को सबसे ऊपर रखा लेकिन घोर अमानवीय सत्ताओं की यातनाओं को सहा। एकजुटता एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो क्या सनातन एकजुटता का सूत्र हिंदुओं की पहचान और उनकी अस्मिता की रक्षा का सूत्र है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा भर रहा? हजारों वर्षों पुरानी दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता की सुरक्षा का उद्घोष क्या सिर्फ हवाई है? दुनिया में सनातन संस्कृति कहां तक फैली थी? क्या हिंदुओं की सुरक्षा का नारा सिर्फ राजनीतिक डर भर है? क्या वास्तव में दुनिया की सबसे प्राचीन सनातन संस्कृति खतरे में? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मिले 10 फीट लंबे जम्बू द्वीप के रहस्यमयी और दुर्लभ नक्शे ने प्राचीन भारतीय सभ्यता और उसकी सीमाओं के विस्तार के बारे में बताया। तो एक बार फिर सवाल खड़े हुए कि क्या इतिहास का कोई सबक हिंदुओं के लिए है? जैन मंदिर में तो हमको करीब 10 फीट लंबी एक पूरी की पूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई है, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि उसमें जम्बू द्वीप जो जैन साहित्य में उसका उल्लेख आता है, उसका नक्शा भी उसमें बना हुआ है। पुराणों में भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक भाग माना गया, जबकि ऐतिहासिक काल में कभी कभी जम्बू द्वीप का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भी किया गया। बौद्ध विद्वानों के अनुसार जम्बू द्वीप सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा भूभाग माना जाता था। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार इसका प्रभाव भारतवर्ष में तो था ही, इसके अलावा 1947 के बाद बने पाकिस्तान, 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुए बांग्लादेश में भी था। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, खासकर जावा, बाली और सुमात्रा में, और ब्रुनोई से लेकर मालदीव तक था। इन देशों में हिंदू संस्कृति का प्रभाव अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। संस्कृत भाषा, रामायण महाभारत की परंपरा, मंदिरों की वास्तुकला, राजकीय उपाधियां,
धार्मिक दर्शन, कला, साहित्य और प्रशासनिक परंपराओं के रूप में इसके अंश आज भी दिखते हैं। टीकमगढ़ से प्राचीन भारतीय भूगोल को दर्शाने वाला 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का रहस्यमयी नक्शा मिला। पन्ना के प्रसिद्ध श्री राम जानकी मंदिर से रीतिकाल के प्रतिष्ठित महाकवि केशव दास द्वारा वर्ष 1591 ईस्वी में रचित रसिक प्रिया की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्राप्त हुई, तो वहीं बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित और 20 फीट लंबा प्राचीन श्रीमद्भागवत पुराण ग्रंथ मिला है। ये इसमें संवत 1862 लगभग 220 वर्ष यह प्राचीन है। इसमें 18,000 श्लोक है और 18,000 श्लोक में कई अक्षर है, तो इतने कृष्ण हमारे पास विराजे हुए हैं जिनकी हम रोज पूजा करते हैं और इनको भोग लगाया जाता है। कड़वा सच ये है कि जम्बूद्वीप की जिस सनातन संस्कृति ने अपनी अलग अलग दर्शन, परंपराओं और पंथों के साथ दुनिया के एक बड़े भूभाग तक बिना तलवार के जोर और बर्बर नरसंहारों के सिर्फ शांति, सद्भाव के सूत्र से विस्तार लिया था, आज वही सनातन संस्कृति और सभ्यता सिमटकर सिर्फ भारत के राजनीतिक नक्शे तक सीमित हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, जहां हिंदू संस्कृति और धार्मिक परंपरा से जुड़े केंद्र आज भी संरक्षित। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर में अपने दोस्त और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ पूजा अर्चना की थी। प्राचीन भारत की उस सनातन संस्कृति के सूत्र को इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मानते हैं। तभी तो उन्होंने जो कहा उसने भारत के साथ इंडोनेशिया के सांस्कृतिक डोर को स्पर्श कर लिया। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test, and I found out I had Indian DNA. भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित। हेलीकॉप्टर से भव्य और दिव्य दिख रहे इस मंदिर की सुंदर छवि को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, भव्य प्रम्बानन मंदिर। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। तो सिमटते सिमटते हिंदू संस्कृति कहां तक पहुंच गई और क्यों? क्या सनातन संस्कृति और विस्तार को कमतर बताने का षड्यंत्र आजादी के बाद के इतिहासकारों ने भी रचा?
क्या सनातन की सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की पवित्र धारा को ही एक सॉफ्ट हथियार के तौर पर सनातनियों के विरुद्ध ही कथित सेकुलर लॉबी ने इस्तेमाल किया? इतिहास उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे। एक थे तो नेक थे। कड़वा है पर सच यही है, विश्व में सनातन संस्कृति का हिस्सा रहे भूभाग संकुचित होते चले गए। जम्बू द्वीप सिर्फ प्राचीन मानचित्रों और पुराणों तक सीमित हो गया। हाल ये हो गया कि जब नई संसद के भीतर अखंड भारत का नक्शा लगा तो लिबरल गैंग को इस पर ऐतराज हो गया। यह ऐतराज ठीक वैसा ही था जैसा कभी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जताया था। तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। देश के भीतर तो विदेशी आक्रांताओं की सत्ता से लेकर आजादी के बाद करीब 6 दशक तक हिंदुओं को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से दूर करने की खूब कोशिश हुई। तो जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू संस्कृति और पहचान खतरे में वाले नारे सिर्फ चुनावी या सियासी हैं, तो उन्हें जवाब तो देना चाहिए कि जम्बू द्वीप की इतनी विस्तृत सनातन सभ्यता आखिर घटती कैसे चली गई। दो इस्लामिक कट्टरपंथी देशों का हाल देख लीजिए। पाकिस्तान में 1951 में करीब 15% हिंदू आबादी बची थी, जो अब घटते घटते सिर्फ 1.8% बची है। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1951 में 28% थी, जो आज 21% घटकर महज 7.8% बची है। लेकिन क्या अब एक बार फिर भारतीय डीएनए गौरव का विषय बनता जा रहा है? क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से लेकर अफगानिस्तान खुद को भारतीय संस्कृति के डीएनए से जोड़ रहे हैं। ये भारत की मेरी पहली यात्रा है। भारत पहुंचने के पहले ही दिन से मुझे भारत सरकार, विदेश मंत्री और जिन भी लोगों से मैं मिला, उन सभी ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच में हूं। ये अपने ही देश जैसा लगता है और हमारा डीएनए एक ही है। To India. सच ये है कि इतिहास में कभी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, मलेशिया तक विस्तृत सनातनियों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार का ब्यौरा इतिहासकारों ने कलमबद्ध करने की कोशिश नहीं की। हिंदू पुराणों, विज्ञान और वेद और दूसरे ग्रंथों को संरक्षित करने के प्रयास तक नहीं किए। देखिए, पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम साहब, उनको नेहरू जी ने निर्देश दिए थे और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी बनवाई, सब चीज़ की, लेकिन एक बड़े ही सटल और सुनियोजित ढंग से हमारे इतिहास को, जो हमारा इतिहास था हिंदुओं का, उसको दबा दिया गया और मुगलों को उभारा गया। एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो पिछली टेक्स्ट में उनके 48 पेज थे मुगल हिस्ट्री पे और 8 थे सिर्फ हिंदुओं के। इनके अलावा सटल रूप से यही कहा गया, ये वामपंथियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, कि हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास, वो दबाया जाए। तो क्या ये करीब करीब वैसा ही तो नहीं था जैसा कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके, जब नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मौजूद करीब 90 लाख किताबें जला दी गई थी। इतिहास कैसा होता है? कड़वा भी और मीठा भी। इतिहास सिर्फ कल को देखने का जरिया भर नहीं है, बल्कि कल के गौरव को जीने का और गंभीर गलतियों को सुधारने का मौका भी है।
और जरूरी है अंधे मजहब के नाम पर लिखी गई कलंक कथाएं मिटे, नया सूर्य उदित हो। और करीब 2 साल पहले नालंदा में सनातन संस्कृति से जुड़ा प्रखर सूर्योदय हुआ भी था, नालंदा की प्राचीन पहचान को लौटाकर। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। बात सिर्फ धार्मिक पहचान की नहीं है, बल्कि एक प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के अस्तित्व की भी है, जिसे सैकड़ों वर्षों तक लगातार खत्म करने की कोशिशें हुई, साजिशें रची गई, जिसने सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण को बीते 12 वर्षों में फिर से जिया। फिलहाल मोदी सरकार भारतीय संस्कृति, परंपरा, साहित्य और ज्ञान से जुड़े ऐसे तमाम प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने में जुटी है ज्ञान भारतम ऐप के जरिए, जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश से ही 34,45,439 पांडुलिपि पन्नों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जबकि 12,13,127 पांडुलिपियों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।